नमस्कार सभी दोस्तों, साथियों और विद्यार्थियों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आप सभी के लक्ष्य, मंजिल और उद्देश्य को ध्यान में रखकर लगातार कक्षाएं दी जाती हैं। तो विद्यार्थियों, आज का सेशन आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर आधारित है और ऐसे प्रश्न जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। आप सभी से निवेदन है कि यदि कोई आप में से पहली बार हमारे चैनल के ऊपर विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आज हम इस सेशन में खासकर काव्यशास्त्र और अनिवार्य संस्कृत के जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे, जहां से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। हम शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? प्रकृति की नकल, पुनर्सर्जन, वस्तुपरक अंकन। क्या होगा उत्तर? आप सभी लोगों को विद्यार्थियों बताना है। तो यदि इस प्रश्न का जवाब आ रहा है आप सभी लोगों का विकल्प बी, तो राइट जवाब माना जाएगा। यानी अरस्तु के अनुकरण का आशय क्या है? किसी चीज़ का पुनः सर्जन करना, नकल करना नहीं है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अगले क्रम में काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? अरस्तु, प्लेटो, इलियट, वर्ड्सवर्थ। किसने काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है विद्यार्थियों? तो आप सभी लोगों का उत्तर होगा विकल्प ए, अरस्तु जी ने। इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पेरिपोएतिके, से बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। और प्लेटो की रचना रिपब्लिक है, ये भी बहुत शानदार रचना है, कई बार कई सारे परीक्षाओं में पूछी गई है। और इलियट की रचना का नाम क्या है? दी सेक्रेड वुड। फिर हम सभी लोग अगले क्रम में बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार ही की तरह कभी भी अनुकरता है। ये कथन किसका है? रिचर्ड्स, अरस्तु, प्लेटो, इलियट। कौन कहता है कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है? अनुकरता मतलब अनुकरण करने वाला। तो आप सभी का विद्यार्थियों यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प सी, अरस्तु, तो राइट जवाब माना जाएगा। अरस्तु मानते हैं कि चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिचर्ड्स अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। किसके हैं ये? अर्थमीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक। और प्लेटो की रचना है सिम्पोसियोन। इलियट की रचना है लिरिकल बैलेट्स। फिर विद्यार्थियों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित दार्शनिकों में विचारों में कौन सा विचार असंगत है? चलिए हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा असंगत है। प्लेटो क्या मानते हैं? बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, इंद्रिय को नहीं। यानी प्लेटो क्या बताते हैं? बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, इंद्रिय को नहीं। तो प्लेटो की ये बात सही है विद्यार्थियों। और अरस्तु क्या मानते हैं? प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर हम लोग आगे के विकल्पों को देखते हैं। क्रोचे जी क्या बताते हैं? कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदाद्रेक के भावों को द्वेलित करती है। यानी क्या है? यही बात गलत है और यही आपका सही उत्तर है। फिर लॉन्जाइनस जी क्या बताते हैं? साहित्य का संबंध तर्क नहीं, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करना। यह बात भी लॉन्जाइनस की भी सही है, जिसमें वो बताते हैं कि साहित्य का संबंध तर्क नहीं, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करना।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? यानी जो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है उसमें किसकी उपेक्षा की गई है? कल्पना की, कवि कर्म की, कवि की अंतश्चेतना की, कवि कौशल की। तो अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें विकल्प बी आपका उत्तर होगा, कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा की गई है। यानी कवि की जो अंतश्चेतना है, आंतरिक चेतना है, उसका कोई महत्व नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय, कला। तो I.A. रिचर्ड्स की जो पुस्तक है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इसमें अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? विकल्प डी कला। और भाव अर्थ भी है, वाच्यार्थ भी है, अभिप्राय अर्थ भी इसमें अर्थ के प्रकारों में गिना गया है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। T.S. इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सेक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक। तो T.S. इलियट ने अंतर्वैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने किस निबंध में किया है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंतर्गत। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, T.S. इलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को, प्रौढ़ भाषा को। तो T.S. इलियट ने काव्य में काव्य व्यक्तित्व के स्थान पर किसको स्थापित किया है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, परंपरा एवं इतिहास बोध को। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य क्या माना है? प्रतिपाद्य यानी कि उद्देश्य। जन साधारण का जीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक के चरित्र निर्माण को, ऐतिहासिक आख्यान को। तो वर्ड्सवर्थ जी ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, यानी कि विकल्प ए आप सभी का राइट जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन आपका? कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है, ये कथन किसका है? क्रोचे, इलियट, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है कल्पना के विषय में कॉलरिज की। आपका उत्तर है विकल्प डी। कॉलरिज कहते हैं कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ चलते हैं। क्रोचे जी ने परिभाषा दी है, उसे हम लोग देखते हैं। क्या कहा है क्रोचे ने? कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। किसने? क्रोचे ने। यानी कला के निर्माण में किसको मूल कारण माना है? प्रतिभा। यदि व्यक्ति के अंदर प्रतिभा ही नहीं है तो वो कौन सा काम करेगा? फिर इलियट जी क्या बताते हैं? काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है। किसकी परिभाषा है ये? इलियट की। और कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ये कौन मानता है? वर्ड्सवर्थ जी की बड़ी ही ये फेमस परिभाषा है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है? विचार, अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक आनंद। तो क्रोचे के अभिव्यंजना के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से जो असंगत है इस प्रश्न में विकल्प ए विचार। और अंतः संस्कार, अभिव्यंजना और आनुषंगिक आनंद, ये सभी जो है स्तर अभिव्यंजना के क्रोचे के माने गए हैं। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। आप सभी का क्वेश्चन है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? वालेयता, वागाडंबर, भावाडंबर, विपर्य। तो कौन सा लॉन्जाइनस के अनुसार शैलीगत दोष नहीं है? तो उत्तर होगा आपका विकल्प डी विपर्य। और बालेयता, भावाडंबर, वागाडंबर, ये सभी जो है शैलीगत दोष लॉन्जाइनस जी ने माने हैं।
फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किस सिद्धांत का? उदात्त सिद्धांत का। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ मानने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं और इनकी कृति है काव्य में उदात्त तत्व। उसी में ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक इनमें से नहीं है? लेनिन, गोर्की, कार्डवेल, लॉरेंस, कौन नहीं है इनमें से मार्क्सवादी समीक्षक? तो आप सभी का विद्यार्थियों यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प डी लॉरेंस तो राइट माना जाएगा, और लेनिन, कार्डवेल, गोर्की ये तीनों जो है मार्क्सवादी पाश्चात्य समीक्षक हैं। फिर हम लोग आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। यानी मतलब सीधा सा यहाँ पर यही है कि मार्क्सवाद जो है वो वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, संरचनावाद का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? प्लेटो, सस्यूर, अरस्तु, लेवी स्ट्रॉस। तो संरचनावाद का जनक विद्यार्थियों किसे माना जाता है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी लेवी स्ट्रॉस को। सस्यूर जो है स्वीडन के ये प्रसिद्ध भाषाविद हैं। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबद्ध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों को विश्लेषित करने का प्रयास करती है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है रामायण में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, साहित्य दर्पण में। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यानी कि भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला है? तो वो मिलता है आपका भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र में, यानी विकल्प बी आपका राइट आंसर होगा नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र ये किसकी रचना है? तो इसको लिखा है भरत मुनि जी ने। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के यानी छठे और सप्तम अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है और भरत मुनि जी ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8 मानी है। याद रखना विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम छांटिए। प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, सिकंदर, प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर, अरस्तु, अरस्तु, प्लेटो, सिकंदर। तो इनमें जो सही क्रम है गुरु शिष्य परंपरा का, आपका उत्तर होगा विकल्प ए। क्यों है ये? क्योंकि प्लेटो जो है अरस्तु के गुरु थे। किसके? अरस्तु के। और अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? रुय्यक कौन है? ये आपके भारतीय आचार्य हैं। काव्यालंकार, अलंकार सर्वस्व, कुवलयानंद, काव्यादर्श। तो रुय्यक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? आप सभी का उत्तर होगा विकल्प बी अलंकार सर्वस्व। और काव्य अलंकार ये ग्रंथ जो है आचार्य भामह जी का है। कुवलयानंद ग्रंथ ये जो है अपय दीक्षित जी का है। और काव्यादर्श ग्रंथ ये जो है आपके आचार्य दंडी जी का है। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं?
चलिए देखते हैं कौन से त्रिविध प्रकार हैं। वस्तु, अलंकार और रस, भाव, कल्पना और अलंकार, अलंकार, रस और कल्पना, बुद्धि, भाव और अलंकार। तो ध्वनि के जो त्रिविध प्रकार हैं इनमें से आपका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी कि वस्तु, अलंकार और रस, ये जो है ध्वनि के त्रिविध प्रकार माने गए हैं। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। ध्वनि का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया है विद्यार्थियों? आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा। और आनंदवर्धन जी के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। फिर उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, ध्वन्यालोक, काव्यादर्श। कौन है भारतीय काव्यशास्त्र का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इनमें से? तो आप सभी का यदि उत्तर विद्यार्थियों आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प ए, यानी कि नाट्यशास्त्र, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। यानी नाट्यशास्त्र जो आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है, ये जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। फिर इसे भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। इसमें कितने हैं? 5000। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुण माने हैं और 10 दोष माने हैं। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है और एक एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भरत मुनि ने कितने गुण माने हैं? 10 माने हैं। दोष कितने माने हैं? 10 माने हैं। और अलंकार कितने माने हैं भरत मुनि ने? तो 4 माने हैं। कौन कौन से? यमक, रूपक, उपमा और दीपक अलंकार। फिर जो है हम लोग आगे महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके लेखकों को देखेंगे। जैसे कि काव्यालंकार ग्रंथ किसका है? आचार्य भामह का है। ध्वन्यालोक ग्रंथ किसका है? आचार्य आनंदवर्धन का है। और काव्यादर्श ग्रंथ किसका है? आचार्य दंडी जी का। फिर हम सभी लोग विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वो एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो कौन सा उत्तर है आप लोगों का विद्यार्थियों? विकल्प बी, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वो एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। और जयशंकर प्रसाद जी को सामान्य तौर पर सर्वमान्य रूप से छायावाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। फिर जो है महादेवी वर्मा जी का कथन है, दिया गया है। क्या कहती हैं? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। डॉक्टर नगेंद्र जी क्या बताते हैं? रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। ये सभी परिभाषाएं विद्यार्थियों बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगातार सभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं वामन, आनंदवर्धन, भामह, पंडित राज जगन्नाथ। तो किसका ग्रंथ है ध्वन्यालोक? आपका उत्तर है विकल्प बी, आचार्य आनंदवर्धन। और आनंदवर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है, यानी प्रवर्तक हैं। वामन जी ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है और इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है? 319। और यह ग्रंथ जो है 5 परिच्छेदों में विभाजित किया गया है। कितने? 5 परिच्छेदों में। फिर आगे देखते हैं,
भामह जी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इनका ग्रंथ है काव्यालंकार। और पंडित राज जगन्नाथ जी के ग्रंथ का नाम क्या है? रस गंगाधर। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से वक्रोक्ति का भेद नहीं है। देखते हैं कौन सा भेद नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता, शब्द वक्रता। तो इनमें से विद्यार्थियों जो नहीं है वक्रोक्ति का एक भेद, आप सभी का उत्तर है विकल्प डी, शब्द वक्रता। और वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, प्रबंध वक्रता, इसके अतिरिक्त जो है प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, ये सब जो है वक्रोक्ति के भेद माने गए हैं। यानी जो है वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रबंध वक्रता, यानी कुंतक जी ने जो है वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं अपने ग्रंथ वक्रोक्ति काव्य जीवितम में। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भारतीय काव्यशास्त्र और अनिवार्य संस्कृत भाग के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वैकल्पिक श्रृंखला को देखा जाना समझा। हमें उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर होगा। कक्षा को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम इसी ऊर्जा के साथ लगातार आप सभी को कक्षाएं देते रहेंगे। मिलते हैं आप सभी को पुनः जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। शुभ रात्रि।